पत्र लिखना चाहता हूं। कृपया करके आप ये मुझे ईमेल कर दीजिए, इनका नंबर और नाम। ये मैं प्रिय बंधु वाली चिट्ठी नहीं लिखना चाहता, उसके नाम से चिट्ठी लिखना चाहता हूं, उसके परिवार के सदस्य को लिखना चाहता हूं, एक पत्र लिखना चाहता हूं, ताकि अपने साथियों का हमेशा के लिए सम्मान बना रहे। आज का विषय केवल कोविड से संबंधित नहीं है। मुझे दुख है इस बात का कि ये कोरोना शुरू हुआ था, हम कहते थे चाइनीज कोरोना। आपको याद है जब शुरू हुआ था जनवरी 20 को, ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, इस शहर से आया, उस शहर से आया। हम आज कहां पहुंचे हैं? आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपनी देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। और इसमें दबा देने से, छिपा देने से आज हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, हम पूरे विश्व को धोखा दे रहे हैं ये बनावटी आंकड़ों के साथ। मैंने तो एक हिसाब लगाया है जो मैं भी बताऊंगा, एक अखबार में भी छपा था कुछ जिलों के बारे में। मुझे ये मतलब नहीं है कितनी कोविड की मृत्यु हुई, कि कोविड की मृत्यु की जो मापदंड है ये बनावटी है, ये फर्जी है, ये दबाने के लिए है, छिपाने के लिए है। मैं तो ये कैलकुलेशन करिए कि कितनी लाशें, हम लाशें गिने, शमशान घाट में पहुंची और कब्रिस्तान में पहुंची, हर जगह इसका कोई रिकॉर्ड है, इसका कोई खुलासा है? क्योंकि मैंने ये प्रश्न कई दफे पूछा, इसका जवाब नहीं मिला, पर मैंने इसका हिसाब लगाया है। बहुत सारे जिलों से तो आंकड़े आ गए, इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है, और हमने फोन पर ही आंकड़े मंगाए। 1 लाख से ज्यादा मार्च और अप्रैल में मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई है। और ये उदाहरण है, अगर मध्य प्रदेश में हुई है तो विश्व में जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, भारत विश्व को कितना मूर्ख बना रहा है, सब इंटरनेशनल मीडिया। और मैं तो आपसे पत्रकार साथियों निवेदन करूंगा, आप जो भी चाहे करें, कम से कम कोविड के समय में सच्चाई और पूरा खुलासा करें। ये लोगों के जीवन का प्रश्न है, आज लोगों के परिवार का प्रश्न है, उनके साथियों का प्रश्न है। खुलासा करें, इसमें कोई सरकार से डरने की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको भी अपना घर चलाना है, इसमें कोई शक नहीं है, सब जानते हैं। तो इसमें कोई संकोच करना की आवश्यकता नहीं है, और मैं उसमें जाता नहीं। पर 1 लाख से ज्यादा, ये मैंने आंकड़े जो निकाले हैं, ये आंकड़े मैं दे दूंगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता, कि 1,27,503 आंकड़े मार्च और अप्रैल में मध्य प्रदेश में लाशें पहुंची। इसका 80% हम लें जो कोविड के कारण हुआ, इसका मतलब 1,02,002। ये तो मैं घटा के बोल रहा हूं, ये 1.5 लाख तक जा सकता है। खुलासा करें, गवर्नमेंट बताए। हमारे शमशान घाट का ये रिकॉर्ड है, शमशान घाट में पूरा रिकॉर्ड होता है, पर और उनको बताया जाता है कि ये कोविड के अस्पताल का सर्टिफिकेट है, नगर पालिका नगर निगम का सर्टिफिकेट है, ये जिसकी मृत्यु हो गई जाएगा। तो ये सब बातें दबा देने से, इसीलिए तो ये कोरोना की हालत बनी, और ये खुलासा करना बहुत जरूरी है। प्रति माह मरने वालों की संख्या करीब 51,000 है। ये मैंने तरह तरह के इसमें हिसाब लगाए हैं। मैं लाशें गिन रहा हूं, मैं कोविड से कितने मरे वो नहीं गिन रहा। वो आम जनता और आप सब समझदार है,
आप जानते हैं कि 80% लोग शमशान घाट में जाते हैं, 80% तो कोविड से मरते हैं। कोई लोग शर्माते हैं कहने में कि हमें कोविड हो गया, क्योंकि वो परिवार में लोग डर जाते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करते। गांव में, मैं गांव में गया था छिंदवाड़ा में 10 दिन पहले। उस गांव में मैंने कहा क्या हाल है, कि उनका 15 लोग मर गए। और ये मैं रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ, 15 लोग मर गए पिछले 10 दिन में, 15 लोग मरे हैं। उसके बाद मेरी मीटिंग कलेक्ट्रेट में थी। मैंने कलेक्टर से कहा जरा इस गांव का, लिंगा गांव है, लिंगा गांव की मुझे आंकड़े बताओ। कहता 2 लोग की मृत्यु हुई। ये हालत है। और मैं उस गांव से होके आ रहा हूं, वो मुझे नाम बता रहे हैं, परिवार के सदस्य को मिला रहे हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, और कलेक्ट्रेट में कह रहे हैं कि 2 लोगों की मौत हुई। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से, अपने कान से सुन के आ रहा हूं। और अगर एक गांव में है, ये मध्य प्रदेश के हर गांव में ये परिस्थिति है। इससे हमें सावधान रहना है। इसके साथ साथ जो इसका ब्लैक फंगस, अब ब्लैक फंगस शुरू हो गया। आज अखबारों में पढ़ा कि व्हाइट फंगस आ रहा है। इसका कोई इलाज नहीं। आयुष्मान योजना में इसको अभी घोषित नहीं किया। 50,000 या 50 लाख रुपए लगते हैं इसकी वैक्सीन के लिए। इसका क्या प्रबंध है? 31 मार्च तक अखबारों में आपने पढ़ा, इंटरनेट पर है, 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट करे गए। 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट करे गए। और आपने घोषणा कर दी कि 18 से 45 साल से लोगों को वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि उस उम्र के लोगों को प्रदेशों में चुनाव चल रहे थे, प्रभावित करना चाहते थे। और वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर उसके बाद दिया। आज भी अब कहते हैं अब आप 2 टाइप की वैक्सीन लगा सकते हो, स्पुतनिक भी लगा सकते हो, कोविशील्ड भी लगा सकते हो। पहला कोविशील्ड हो जाए, तब दूसरा क्या नाम, कोवैक्सीन, तीसरा स्पुतनिक। तो पता नहीं कितने स्पुतनिक। पहला ये लगा लो, दूसरा ये लगा लो, चला दो, आंकड़े बना लो। ये हालात है। इसमें से कितनों की मौत हो रही है। इसका भी वैक्सीन का एक सिस्टम होता है कि आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बुखार तो नहीं है, आपके पास ये तो नहीं है, किसी से मत पूछो। टेस्टिंग बंद कर दी। मैंने शिवराज सिंह जी को फोन करके कहा कि आप कृपा करके टेस्टिंग की जो आपने टारगेट हर जिले के बनाए हैं, ये टारगेट मत रखिए। अगर 500 लोग चाहते हैं टेस्टिंग करना, आप 500 के कर लीजिए। आपने 80 का टारगेट बनाया है, इसका मतलब 420 लोग तो ये टेस्टिंग नहीं हुई, उसमें से अगर 20-25% को हुआ, उन्होंने तो फैला दिया। उसके बाद हफ्ते भर बाद आप सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें से अगर 20-25% पॉजिटिव हुए, उन्होंने फैला दिया हफ्ते भर में। अब ये ब्लैक फंगस आ गया। तो हम तो इंडिया कोविड राजधानी विश्व की बन गए हैं, हम ब्लैक फंगस राजधानी विश्व की बन गए हैं। अब हम व्हाइट फंगस राजधानी बनने जा रहे हैं। ये हालात है। और सब चौपट, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट, ये आज स्थिति है। और अगर हम देखें कि टेस्टिंग में क्या हो रहा है, ये पहले आरटीसीपीआर टेस्टिंग होती थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है और कहा है कि एंटीजन का होगा। इसमें पॉजिटिविटी तो कम आएगी, हमें तो बढ़ा के करना चाहिए। बढ़ा के करेंगे, कम से कम सावधान तो रहेंगे। पर ये घोषणाएं करना, कलाकारी करना, ये घोषणा और कलाकारी से ये स्थिति संभलेगी नहीं। मैं आज की प्रेस वार्ता से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं शिवराज सिंह जी को कि इन पर आप विचार करें, एक्शन लें और प्रदेश को बताएं। कह रहे हैं कि अंशुमान का ये आयुष्मान का 1 लाख रुपए दिया, क्या है मुआवजा जो लोग मर गए, पर कौन से 1 लाख रुपए दिया, क्या है मुआवजा जो लोग मर गए, पर कौन से मरे हैं? 5 लाख रुपए में मेरी मांग है, 5 लाख रुपए जिनकी मृत्यु हुई है उनको 5 लाख रुपए दिए जाए। और ये रिकॉर्ड आप गांव से मंगाइए, पंचायत से मंगाइए, इसका खुलासा करिए। इतना आपने बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, आप घंटे मीडिया के साथ बैठते हैं, आप ये बात ओपन करिए। इतनी लाशें आई और इसमें से हम गिन रहे हैं 80% कोविड के कारण है। इनका नाम पता सब है, रखे। आप करोड़ों रुपए की वैक्सीन के लिए
विज्ञापन दे रहे हैं, आप विज्ञापन में लाइए ये लोग इस गांव में मरे, इंटरनेट में लाइए, ताकि हर गांव को जानकारी हो कि परमानेंट रिकॉर्ड हो कि ये लोग मरे थे, इनकी लाश आई थी। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो सच्चाई है ये सामने रखना नहीं चाहते। मैं दोहराना चाहता हूं कि 3-4 महीने से 5 महीने से, अक्टूबर से पूरा विश्व तैयारी कर रहा था सेकेंड वेव का। यूरोप ने लॉकडाउन चालू कर दिया था, हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, ना ऑक्सीजन की थी, ना इंजेक्शन की थी, ना एम्बुलेंस की थी, ना बेड की थी, कोई तैयारी नहीं थी। ये हालात थे, इसीलिए तो हम इस स्थिति में पहुंचे। वैक्सीन की घोषणा कर दो, वैक्सीन कहां है ये बताएं, कौन से जिले में, इंटरनेट में डाल दें, गांव का नाम बताएं इसकी वैक्सीन हुई। तब तो मुझे बताया गया कि फर्जी वैक्सीन कह रहे हैं, नाम लिखा दो तुझे इतना ये दे देंगे, खाद्यान्न वितरण हो रहा है, अच्छा तुम वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट ले लो। ये फर्जी काम, ताकि आंकड़े बन जाए। एक ब्लैक में बिकने लगी इंजेक्शन, एक नया माफिया शुरू हो गया, 30-30, 35-35 हजार में इंजेक्शन बिके, ये व्यापार बना लिया। ये परिस्थिति आज है, ये आज एक नई प्रकार की माफिया सरकार बन गई है, ऑक्सीजन माफिया। अस्पताल के लिए 10,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक आप बेड मिल लो। मेरे से तो लोगों ने कहा हमें बेड दिलवा दो, मैं पूरे प्रदेश में लगा रहता हूं कि इसको बेड मिल जाए, इसको ये सब मिल जाए। और वो कहते नहीं, मुझे कहा गया 10,000 रुपए, मैं किसने मांगा? कहते जो बॉय है, जो वार्ड बॉय है, उसने कहा कि मैं तुम्हें दे दूंगा। किसी को उठा के बाहर कर दिया और उसको बेड दे दिया, 10,000 रुपए रख लिए। ऑक्सीजन के लिए कहते हैं हम पर्ची नहीं काट सकते, पर पर्ची काटने के लिए इतना पैसा लगेगा। ये हालात है और इसे स्वीकार करने को तैयार, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये आज जो घोषणाओं और ये राजनीति है, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी जो योजना है आयुष्मान, इसमें कितने लोगों को फायदा होगा? आयुष्मान योजना में ये ओपन क्यों नहीं कर देते? इंटरनेट में एक प्रोग्राम बना ले, 1 घंटे में प्रोग्राम बन जाता है, नाम, गांव, टेलीफोन नंबर ही लिखना है। ये क्यों नहीं करते? क्योंकि ये धोखा, आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। जब एक नया रिवाज शुरू हुआ है, इनसे प्रश्न पूछो तो ये कहेंगे आप देशद्रोही हैं, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अरे भाई, आप कोविड फैला रहे हैं और हमें कह रहे हैं हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जो प्रश्न पूछे वो देशद्रोही बन गया। और मेरे पत्रकार साथी, आप प्रश्न पूछेंगे आप भी देशद्रोही बन जाएंगे, सावधान रहिएगा, आपका नाम ब्लैकलिस्ट में आ जाएगा कि इन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे थे। और यही मौका है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया, आप देखिए क्या कह रहा है। ऐसा कोई मीडिया नहीं है, ऐसा कोई मीडिया नहीं है। जमैका का, छोटे छोटे देशों का जो मीडिया है, वो क्या धज्जियां उड़ा रहा है अपने देश की। जो हमारे टैक्सी ड्राइवर न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हैं, भारत से हैं, उनकी टैक्सी में कोई बैठने को तैयार नहीं। स्टूडेंट्स क्या आप इंडिया से हैं, आप यहाँ ब्लैक फंगस ले आएंगे, आप इंडिया कोविड ले आएंगे, तो कोविड का नाम इंडिया कोविड हो गया। ये स्थिति, और ये तो रोज अंतरराष्ट्रीय टीवी में आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आ रहा है, पर अपने मीडिया में नहीं आ रहा। ये अब क्यों नहीं आ रहा, ये आप अपनी आत्मा से पूछे, ये क्यों नहीं आ रहा? ये कोई छिपी बात नहीं है।
और रोज आ रहा है। ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर चिट्ठियां लिख रहे हैं। हमारे जो संविधान की इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या ये बंधुआ नहीं बनी? किसी देश के इतिहास में कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट का मेंबर बनाया जाता है नॉमिनेट करके? उसको किसी आयोग का चेयरमैन बनाया जाता है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे चुनाव आयोग में, ये क्या आयोग है? ये सब बंधुआ इंस्टीट्यूशन बन गए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अंतरराष्ट्रीय मीडिया कह रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रोज लिख रहा है इसके बारे में कि ये यहां का प्रजातंत्र ये हो गया। एक प्रजातंत्र इंडेक्स आता है, ये लेटेस्ट उन्होंने छापा है। उसमें भारत का क्या नंबर है? जहां हम कहते थे हम विश्व की सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का मायने बदल गया। ये सब बातें गंभीरता से हमें सोचनी है। यहां तक तो ये बात होगी, आगे हमारे कृषि क्षेत्र में क्या हो रहा है, महंगाई का क्या हो रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं कि अभी हाल में ही जो बारिश के कारण गेहूं भीगा है, उसकी तुलाई नहीं होगी। जिसकी खरीदी हो रही है वो मंडी में जाकर रिजेक्ट कर रहा है। क्या किसान वापस लाएगा अपनी उपज? कहते हैं हमने 2,000 रुपए, कौन सी योजना है 2,000 रुपए में? किसान सम्मान योजना में हमने 2,000 रुपए भेज दिए। आपने खाद का भाव बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल का 100 रुपए कर दिया और कहते हैं 2,000 रुपए भेज दिए। ये तो साफ स्पष्ट है कि कितना धोखा हमारे किसानों के साथ हो रहा है। और मध्य प्रदेश में खास करके हमारी अर्थव्यवस्था आधारित है हमारी कृषि क्षेत्र पर। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कृषि क्षेत्र से बनती है, पीतमपुरा से नहीं बनती हमारे प्रदेश की इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं जीडीपी से इसको अलग रख रहा हूं। जो हमारी मिठाई की दुकान है, जो पान का ठेला है, जो चाट का ठेला है, वो मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसकी कहीं गिनती नहीं होती। तो आज ये अर्थव्यवस्था ये हालत हो रही है कि ये जो हमारे प्रदेश में जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास के थे, अब वो निम्न क्लास में ढकेले जा रहे हैं। निम्न क्लास के थे वो गरीब क्लास में ढकेले जा रहे हैं, और जो गरीब क्लास के थे वो भिखारी बनाए जा रहे हैं। महंगाई की कोई सीमा नहीं। मेरे पास तो ये सब आंकड़े हैं कि कितनी महंगाई बढ़ी है, किन किन चीजों में ये महंगाई बढ़ी है, ये महंगाई कितनी जोर से बढ़ी है। पिछले 8 साल में कभी 10.5% महंगाई नहीं बढ़ी। ये हमारा इन्फ्लेशन रेट है जो गवर्नमेंट ने घोषित किया। गवर्नमेंट ने घोषित किया कि 8 साल से ये पहली दफे 10.5% महंगाई बढ़ी है। और किस चीज में बढ़ी है? हमारे डीजल पेट्रोल में 33%। हमारे डीजल के भाव बढ़ने के कारण माल ढुलाई में 15 से 20% बढ़ी है। घरेलू गैस में 33% बढ़ी है। 600 रुपए से लेके 800 रुपए तक गई है। किराना में 30% बढ़ी है। सोयाबीन बीज की कितनी बढ़ी है? सोयाबीन बीज की महंगाई कितनी बढ़ी है? तो महंगाई से एक तरफ पिट रहा है, किसान पिट रहा है, नौजवान पिट रहा है, मरीज पिट रहे हैं, परिवार पिट रहे हैं। ये प्रदेश की हालत है। मैं
अगर आपके कोई प्रश्न हो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक सीमित लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले मैं इरम जी को बुलाऊंगा इंडियन एक्सप्रेस से अपने सवाल के लिए। इरम जी, इंडियन एक्सप्रेस से। हेलो जी इरम जी। सर, आई वांटेड टू आस्क यू कि ये जो आपने ऑफिशियल I think your picture is not coming. I hear your voice. Yeah, hello. Yes, I can hear you now. Yeah, hello. Hi sir, my question to you is that since you're saying that over 1 लाख से ऊपर लोग मध्य प्रदेश में ओवरऑल उनकी डेथ हुई है, एंड कोविड से अगर हम इनके 80% figures might be of COVID, could you just enumerate a little about it? And also, as the leader of opposition, how have you asked the chief minister to come out clean on these figures? I mean, we've all been reporting about how there have been increased deaths and cremations at the crematoriums and at the burial ground, but the government seems to have maintained an absolute silence on it, sir. So, I have personally asked the chief minister to give me the figures of, they will not. कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंड मध्य प्रदेश का तो मैं उदाहरण दे रहा हूं पूरे विश्व को, और ये तो अब इंटरनेशनल मीडिया में आ रहा है that Indian figures are not accurate, Indian figures are suppressed. It is coming on all the international media, is coming on all the international channels that India ने सब चीज छिपा ली और दबा ली है. You must. It is not just about the death figures, but also the positivity rate. I mean, recently we just saw that the ICMR data on how many people have turned out to be positive in cities like Indore, which is the worst affected in MP, is the actual figures of the state are reflecting only 50% of the actual positivity rate. I mean, the positivity rate on ground is nearly the double. And that is what the government, the MP government's data is contradicting ICMR data itself. I mean, with all these things, yet there seems to be an absolute silence from the ruling party. Then you have a lot of black marketing of everything, from medicines of remdesivir, like you rightly pointed. The beds are being sold off for a premium of 10,000 rupees by hospital staff. Every other day you have another scandal of some medicines being black marketed by people who have been affiliated with those in the political circles or something or the other. But yet there seems to be nothing being done on it. What do you have to say about these things? This is all organized. This is all supported by the present government. If they do not want black market, it will not happen. You have created a shortage of remdesivir. You have not placed an order. My question is, when did you place the orders of remdesivir? When did you place the orders of oxygen? You had oxygen available in Chhattisgarh. You don't have tankers. Then tankers were organized. I played some role in it. I don't want to get into it. Then after tanker, when the tanker reaches hospitals which don't have these tanks, now what is the use of sending them? You need to send them cylinders. How many cylinders have you sent? It's a complete cycle, because you can have a one district hospital. बट कस्बे में भी हैं, हमारे बड़े बड़े गांव में भी हेल्थ सेंटर है जहां कोई टैंक नहीं है, जहां कोई व्यवस्था नहीं है. सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड. एंड माय पेन, मेरा दुख इस बात का है कि हमारी मीडिया, कमलनाथ की जरूरत है कि ये सब बोले. जब मीडिया ये सब जानता है वो नहीं बोलेंगे. तो ये आज स्थिति है. जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया का कर्तव्य है वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया उसका पालन कर रहा है. हमारे राष्ट्रीय मीडिया क्या अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? ये बड़े साफ प्रश्न है मेरा आप सबसे. इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है, ये चिंता की बात है. समाज पर को आप सब पर भरोसा है. इरम जी के बाद अब मैं प्रिंट मीडिया के बाद नेशनल मीडिया में अनुराग द्वारी, एनडीटीवी से. अनुराग द्वारी जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? अनुराग द्वारी जी, नहीं किया जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी
सबसे पहले कमलनाथ जी आपको नमस्कार। आपने एक दो बातें कही कि शायद यहाँ का मीडिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। सर, हम लोग लगातार सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के कई साथी इसमें कई लोगों की मौत हुई है, कई बीमार हुए हैं, उसके बावजूद लगे हुए हैं और शायद हमारे डेटा को ही इंटरनेशनल मीडिया ने उसके बाद उसको किया है। खैर, वो एक अलग विषय है। आप लोगों ने कुछ तो किया है, एनडीटीवी ने कुछ किया है, पता नहीं कितने दिन आपका चैनल चलेगा, मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है। हाँ कि सब सुन ले ये बात। हाँ, क्योंकि मैंने एनडीटीवी को पहले दिन से देखा है, जिस दिन से ये शुरुआत हुई थी, जिस दिन से इसकी सोच बनी थी। जब ये आप टीवी कैसेट में, वो कैसेट प्लेयर जो होता था उसकी कैसेट बना के आप न्यूज हर हफ्ते बांटा करते थे। मैंने क्या कहते थे इसे, न्यूज ट्रैक। उस समय से मैंने देखा है, तो मैं जानता हूं आपकी क्या समस्या है, सब जानते हैं। और पर फिर भी एक सीमित रूप से आप कर रहे हैं, पर सीमित रूप से कर रहे हैं। इसके ज्यादा मैं इसमें बोल नहीं सकता। मुझे मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सर, दूसरा ये कह रहा था कि कई ग्रामीण इलाकों में जब हम जा रहे हैं तो लगातार ना वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना जांच हो रही है, झाड़ फूक हो रहा है, लोग बड़े पैमाने पर मर रहे हैं और उनके डेटा भी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग अपने स्तर पर से इन बातों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं। मीडिया में लगातार ये चीजें आ रही हैं। मैं आज आपको एक ऑफर देना चाहता हूं कि मैं आपको हेलीकॉप्टर देता हूं, आप 5 की टोली बना लीजिए, आप हेलीकॉप्टर में चढ़ जाइए, जिस गांव आप देखें नीचे आप वहां चेक कर लीजिए, वहां उतर जाइए, गांव वाले से उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, पर एक शर्त पर, जो वो कहेंगे आप छापेंगे और आप दिखाएंगे। हाँ, ये मनोरंजन के लिए नहीं जाना। तो ये मैं आपको हेलीकॉप्टर, आप बताइए आपको कब चाहिए हेलीकॉप्टर, आप 3 ग्रुप बना लीजिए, मैं आपको हेलीकॉप्टर देता हूं कि कम से कम हम सच्चाई का सामना करें। अगर आप ये मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, मुझे 5 का दाम पहले भेज दीजिए, उसके बाद उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 5 और चले जाएं। जिसको जाना है जाके हेलीकॉप्टर में जाके देखाएं, अपना प्रोग्राम बना लें, हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, कस्बों में जाइए, कस्बों में आप नाम चुन लीजिए, हेलीकॉप्टर का वैसा प्रोग्राम बना देंगे, मैं आपको हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराता हूँ। सर, मेरा सवाल ये था कि ये लगातार हम कवरेज कर ही रहे हैं और देख ही रहे हैं। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा सवाल ये था सर कि इसको किस रूप में, चूंकि सत्ता पक्ष इसमें से कई सारी जानकारी जानता है, लेकिन उसके बावजूद वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो इसमें किस तरह से विपक्ष इसको आगे ले जाने की बात कर रहा है? क्योंकि मीडिया अपना निर्वहन कर ही रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है विधानसभा में और बाकी जगहों पर आप लड़ेंगे, आप इन विषयों को आगे लेकर जाएंगे, तो इसको कैसे लेकर जाने की कोशिश करेगी कांग्रेस? हमें तैयारी करनी है। आज हमें एक होता है अस्पताल, एक होता है आइसोलेशन सेंटर, एक होता है केयर सेंटर। ये 3 अलग अलग चीजें होती है। केयर सेंटर अस्पताल नहीं होता, पर हमने कितने केयर सेंटर अस्पताल नहीं होता, पर हमने कितने केयर सेंटर बनाए। नाम के वास्ते तो बड़ा गिना देंगे, आप हेलीकॉप्टर लेके जाइए, दिखाइए क्या है केयर सेंटर में। इतनी सारी इमारतें, मैंने शिवराज जी को निवेदन किया था, ये 2 महीने पहले की बात है, कि इतनी सारी इमारतें हमारी गवर्नमेंट की हैं, हमारे फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस पड़े हैं जो खाली रहते हैं, 365 दिन में से 5 दिन कोई रहता है वहां, इनको आप केयर सेंटर बना लीजिए, इनको आप कुछ बना लीजिए। हमारी संस्थाओं के, वेस्टर्न कोलफील्ड के, हमारे कोयले खदान में इतनी सारी जो खदान बंद हो गई उनकी बिल्डिंग पड़ी है, उसको आप सेंटर बना लीजिए, पेंट पुताई करके पलंग ही खरीदना है। पर उन्होंने जवाब दिया कि उसके लिए स्टाफ कहां से आएगा। आज गांव-गांव में मैंने ये शिवराज जी को कई बात उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो वैद्य है गांव में, बहुत सारे लोग डॉक्टर से डरते हैं, वो गांव के वैद्य से अपना इलाज कराते हैं, जड़ी बूटी या जो भी उनका इलाज हो, और बहुत सारे ठीक हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट इनको 2-4 हजार रुपए देके क्यों नहीं रिक्रूट कर लेती कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने के लिए, वो भी उसको चलने फिरने के लिए मोटरसाइकिल में घूम सकता है। गांव के लोगों का उनमें विश्वास है। हमें अपने प्रदेश को समझना है। हमारा प्रदेश ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों से नहीं चलता, हमारा प्रदेश इन वैद्यों से भी चलता है।
ये हमें समझनी है। ये तो एक पूरी ऑल इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी बनानी है, ऑल इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी। पर ये केवल मीडिया के साथ बैठ जाए, पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और साथ ही सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग में भी भारी कमी है, सरकार आंकड़े छिपा रही है, यह आरोप है कमलनाथ का। शमशान घाट में पहुंचने वाली लाशों का कोई हिसाब नहीं है। मार्च अप्रैल में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन इसका आंकड़ा सरकार छिपा रही है। हर महीने औसत 50,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं मध्य प्रदेश में। कमी के बावजूद वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और साथ ही ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के मरीज भी बढ़ रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग की भी भारी कमी है मध्य प्रदेश में। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जरूरी दवाओं की कालाबाजारी शुरू हो गई है ये कहा है और साथ ही कहा कि ऐसे हालात हैं कि बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे। आयुष्मान योजना की पूरी जानकारी इंटरनेट पर शेयर हो। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जो कोई सवाल करता है उन्हें यह कह दिया जाता है कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं और आप तो कोरोना फैला रहे हैं। आइए आपको फिर से सुनाते हैं कि कमलनाथ पत्रकारों के सवालों के जवाब किस तरह दे रहे हैं। एक और बहाना ढूंढा जा रहा है, इसका भी मुझे याद आ गया कि केंद्र सरकार कह रहा है, सरकार की थी ये फेलियर की, ये दुर्घटना को कहो, इसे असफलता कहो, ये राज्य सरकार की थी कि संविधान में स्वास्थ्य का सब्जेक्ट राज्यों के पास है। पर जो ये बात नहीं कह रहे कि इन्होंने 2 कानून बनाए थे 2020 में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इन्फेक्शियस डिजीज एक्ट, ऐसे 2 कानून बनाए थे जो पूरी पावर ले ली थी। उनको चिंता नहीं है, वो कहते हैं राज्य को अब दोष दे दो, हम बचे इससे। राज्य को दोष देने की तैयारी कर रहे हैं, चिट्ठियां बना रहे हैं जो कहते हैं हमने अक्टूबर में लिखी थी, जो किसी के यहाँ पहुंची नहीं, कि आप ये कार्रवाई करो, वो ये कार्रवाई करो, कि किस तरह मोड़ा जाए, किस तरह ये इसकी मैनेजमेंट करी जाए। अपनी इमेज मैनेजमेंट करने के लिए कोविड मैनेजमेंट की चिंता नहीं है, इमेज मैनेजमेंट की चिंता है। तो इससे क्या होगा, ये जो आज मोदी जी कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस और सब मुख्यमंत्रियों के साथ, ये 3 महीने पहले क्यों नहीं करी? कौन सी मीटिंग करी? इतने महीनों से क्या हो रहा था? ये विश्व में आ रहा था, आप लोग लिख रहे थे, हमारे मध्य प्रदेश के अखबार लिख रहे थे कि दूसरा वेव आने वाला है। आप तो जनवरी से लिख रहे थे। क्या हुआ? मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूं आज, ये प्रश्न आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज। मैं बता रहा हूं, ये प्रश्न प्रवीण का अच्छा था।
हम होते हम क्या करते? सबसे पहले हमें जनवरी में ही रेमडेसिविर का इंजेक्शन के ऑर्डर दे देने चाहिए थे। हमें ऑक्सीजन के लिए जब हाई नहीं थी, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तब टैंकर नहीं है, टैंकर नहीं मिल रहा तो सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है तो हमारी टंकी नहीं है। ये क्या अचानक हो गई बातें? सब जानते हैं। इसका प्रबंध हम करते, हम बेड्स बढ़ाते, केयर सेंटर बनाते, आइसोलेशन सेंटर बनाते, ये सब करने की बातें थी। इन्होंने तो अभी अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू करी है, 3 हफ्ते पहले तो ये सब शुरू किया, और तब अब ये फंगस आ गया। अब ब्लैक फंगस है, अब व्हाइट फंगस आ गया, इसका ना कोई इलाज है। और मुझे कहा गया कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगता है, 40-50-100 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। और ये क्यों हो रहा है, ये इन्फेक्शन कैसे बढ़ रहा है? तो ये है। चलिए आगे चले, क्योंकि मुझे जाना है। यस सर। ब्रजेश राजपूत जी। सर नमस्कार। मैं आज अजय टंडन जी की दमों से जो जीत के आए हैं, सर नमस्कार। तो उनकी शपथ ग्रहण है विधानसभा में, तो मुझे वहां जाना है। ये सर मैं जी मैं खत्म कर लूं। ये जीत कांग्रेस की नहीं है, अजय टंडन की नहीं है, ये जीत प्रजातंत्र की है। सर नमस्कार, मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ। सर कोरोना से हटके एक सवाल ये है कि आज अखबारों में आपका एक बयान छपा है जिसमें हनी ट्रैप का जिक्र है कि हनी ट्रैप की सीडी आपके पास है और वक्त आने पर उसको दिखाएंगे। सारे अखबारों ने एक साथ ये कोट किया है, तो क्या वाकई आपके पास जो हनी ट्रैप की सीडी मेरे पास क्या, तुम्हारे पास भी है? हाँ सर मेरे पास, बहुतों के पास है। तो सर क्या, तो सर इसको क्या पॉलिटिकल यूज करेंगे क्या आप? मैंने कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं की, ना मैं करना चाहता हूं। पर ये आज सीडी अगर बनी थी, अगर सीडी थी, मैं मुख्यमंत्री था, सबसे पहले मेरे पास आती, क्या कोर्ट के पास जाती? कोर्ट के पास तो जब तुम लोग के पास पहुंच गई तब कोर्ट के पास गई। हाँ, बहुतों के पास है, आप में से बहुत सारे बैठे हैं जिनके पास ये सीडी है, ये पेन ड्राइव है। आपके पास भी है क्या? चीज है। सर आप उसका खुलासा करेंगे क्या सर? मैंने कहा ये है, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं इस प्रकार की राजनीति अपने प्रदेश में नहीं आए, इससे अपना प्रदेश बदनाम होता है। और ये राजनीति हमें विकास की राजनीति है। हमने प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने की, हमारे देश का मान सम्मान हो, हमारे देश की सही पहचान बने, हमारी देश की पहचान इस पेन ड्राइव से ना हो। सर उमंग के साथ राजनीति हो रही है, आप कह रहे हैं? मैंने तो कोई बयान पढ़ा नहीं, आप लोगों ने कुछ छापा नहीं उसके खिलाफ कोई बयान, और कोई बयान उसके खिलाफ हो मुझे बता दीजिएगा। कोई बयान नहीं उसके खिलाफ, कोई आरोप नहीं, और आप कह रहे नहीं हम ये केस लगाएंगे, ये करेंगे। तो मैं तो मुझे इस पर चिंता है। अगर मैं तो कहता हूं आप जुडिशियल इंक्वायरी करिए, एक सही जज को बनाइए, एक सही जज को आप जुडिशियल इंक्वायरी कर लीजिए। क्यों नहीं करते आप? क्या थानेदार करेगा? क्या सब इंस्पेक्टर करेगा? क्या थानेदार करेगा? क्या सब इंस्पेक्टर करेगा? जो आपके कहने पर जो लिखा लो, जो बुलवा लो, ये आप जब जानते हैं। आप जुडिशियल ऑफिसर हमसे सहमति से एक जुडिशियल ऑफिसर बनाइए। हम सहमत होते हैं, हम नाम चुनते हैं, हम दोनों मिलकर नाम चुनते हैं एक जुडिशियल ऑफिसर का, रिटायर्ड जज जो हमें भी सहमत हो। क्यों नहीं करते आप, अगर आप बिल्कुल साफ हैं इसमें? जी, अब पीटीआई न्यूज एजेंसी से मनीष श्रीवास्तव जी, अनूप रावत जी, दोनों में से जो भी हों, दोनों दिख रहे हैं। मनीष श्रीवास्तव जी, अनूप रावत जी, पीटीआई न्यूज एजेंसी से आवाज सुन पा रहे हैं? पीटीआई से, चलो अगला सवाल। हाँ जी, आ गए जी आप। जी पूछिए। मैं अनूप चंद्र रावत बोल रहा हूँ भाषा से। भाजपा बोलती है कि कांग्रेस ऐसा वातावरण देश में बना रही है कि जो कोरोना है ना उससे बढ़ रहा है, माने कि ताकि मोदी बदनाम हो। इसमें कमलनाथ जी क्या कहना चाहते हैं? वो बोल रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर है, इन्हें जानबूझ के मैंने वो किया, मैंने उनको। आप कह रहे हैं सब कुछ, आप कह रहे हैं सब ठीक है? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, हम ये तो वो बोल रहे हैं वातावरण हम ऐसा बना रहे हैं। हम क्या वातावरण बना रहे हैं? हम जो लोगों की पीड़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सच हम नहीं बोल रहे,
हमने बोला भाजपा बोल रही है, भाजपा। भाजपा, अच्छा भाजपा तो बोलेगी, वो क्या बोले, हाँ, वो क्या बोलेगी, मोदी जी इस्तीफा दो, क्या वो बोलेगी शिवराज इस्तीफा दो? वो तो कहेगी नहीं नहीं सब ठीक है, ऑक्सीजन पूरी है। इनके बयान तो पढ़िए, जी। ऑक्सीजन पूरी है, इंजेक्शन पूरा है, और क्या कह सकती है मुझे ये बताइए। ये तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज मैं एक और आंकड़ा देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश पिछले साल वीट प्रोक्योरमेंट में नंबर 1 हुआ था देश में। आज हम इसमें फिसल गए। आज मेरे पास ये पूरे आंकड़े हैं, इतना टाइम नहीं है कि मैं बताऊं कि कितनी प्रोक्योरमेंट हुई है। मध्य प्रदेश इसमें फिसल गया है और पंजाब हरियाणा फिर से आगे निकल गया। पंजाब हरियाणा फिर से इसमें आगे निकल गया है। हमने 2020 में 129 करोड़ मैट्रिक टन और 50,55 लाख किसानों का फायदा हुआ था। इस दफे 1,13 करोड़ मैट्रिक टन की केवल खरीदी हुई है और केवल 20 लाख किसानों को फायदा हुआ है। पर पंजाब 15 लाख। भुगतान समय पर नहीं हो रहा, मटेरियल रिजेक्ट हो रहा है। उत्पादन तो हर साल बढ़ेगा, ये हमें याद रखना है, क्योंकि सिंचाई योजना, इसमें कोई गवर्नमेंट की कलाकारी नहीं है। आज अच्छे बीज, सिंचाई, किसान को ज्यादा ज्ञान, किसान की मेहनत, किसान का खून पसीना से हमारा उत्पादन तो बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, अगले साल भी बढ़ेगा और हमारे जीवन के हर साल ये बढ़ता रहेगा। तो हमें तो इसका प्रबंध करना चाहिए। हम अपनी मंडी को कैसे बढ़ाएं? दीपेश अवस्थी जी, पत्रिका से। जी नमस्कार, मैं दीपेश अवस्थी बोल रहा हूँ पत्रिका से। ये अभी हनी ट्रैप का लेकर जो सवाल ब्रजेश जी ने पूछा था, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये आपने जो कहा कि सीडी है, सीडी आपने भी सीडी देखी होगी, सीडी का इस्तेमाल उस समय क्यों नहीं किया? आप सरकार रही है, जो कार्रवाई करना थी, क्या उस समय सरकार ने कार्रवाई कर लेती तो ये स्थिति नहीं बनती? ये दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, ये मैंने 2 चीजें कही। इसमें तो इंक्वायरी हो रही थी। मैंने कहा था पूरी चीजें निकालो। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं थी। 15 महीने थे, 2.5 महीने आचार संहिता में गए और लोकसभा चुनाव में 1 महीना उथल पुथल में। मेरे पास 11 महीने थे। 11 महीने में प्रदेश को एक नया मोड़ दिया जाए, मेरा ध्यान इसमें था कि हम सीडी लेके उसके पीछे घूमते रहे। मैंने इंक्वायरी के लिए दे दी थी, मुझे तो दी गई थी सीडी। तब मेरे को तो 1-2 पत्रकारों ने दी सीडी कि हमारे पास भी कॉपी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप सबके पास है सीडी, मेरे पास क्यों है? उसके बाद ये सीडी में कोई वर्तमान मंत्री भी है क्या? अब ये सब चक्कर में मैं नहीं जाना चाहता, ये आरोप प्रत्यारोप पर, क्योंकि ये सीडी है और ये सीडी जब भी इस गवर्नमेंट के पास भी होगी, पता नहीं अब उन्होंने दबा दी है क्या करा, मैं नहीं जानता, पर कोर्ट के पास है। कोर्ट के पास कैसी है, कितनी है? मेरे पास तो जो पुलिस वालों ने मुझे दिखाई थी, जो मुझे दी थी, मैंने वो लेके मुझे दे दी थी, वो मेरे पास है। मनोज शर्मा जी आवाज सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी के ज्यादातर विधायक कहते हैं कि आपके नेतृत्व में वो कहते हैं कि अगला चुनाव विधानसभा का कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये नेता प्रतिपक्ष आप कब चुनोगे, कब बताओगे? जब विधायक चाहेंगे ये नेता प्रतिपक्ष चुन लेंगे। मैंने कौन से इसमें ठेका लिया होगा नेता प्रतिपक्ष रहने का? हाँ, मैं तो कोई अप्लाई करके तो इस जॉब में आया नहीं था, ना मैं अध्यक्ष बना था कोई एप्लीकेशन देके। हाँ, मैंने तो एक बात कही है और दोहराना चाहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, मैं अपना पूरा जीवन यहाँ काटूंगा। मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाला किसी हालत में। मैं पूरे कांग्रेस परिवार के साथ खड़ा रहूंगा, ये एक बात पक्की है। बाकी मैं क्या रहूं क्या नहीं रहूं, मुझे उसकी चिंता नहीं है। जो मुझे करना है, जो मैं अपने राजनीतिक जीवन में 45 साल करता रहा, वो मैं करता रहूंगा। उस समय भी मैं नहीं कहता प्रतिपक्ष का नेता, उस समय भी मैं अध्यक्ष नहीं था, पर जो मेरे कर्तव्य थे अपने पार्टी के प्रति, अपने विश्वास के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, मैं करता रहा और वो मैं हमेशा करता रहूंगा। आईबीसी से वत्सल जी या नवीन जी, जो भी हो आईबीसी से आवाज सुन पा रहे हो? दोनों जुड़े हैं, वत्सल जी, नवीन जी। सर नमस्ते, नवीन बोल रहा हूं मैं। सर मेरा सवाल ये है कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश कोरोना के खिलाफ जो मध्य प्रदेश की सरकार
लड़ाई लड़ रही है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा इस मॉडल की। आप क्या खूबियां पाते हैं, ऐसी कौन सी मॉडल में खासियत है कि पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री खुद तारीफ कर रहे हैं? अब पता नहीं क्या तारीफ कर रहे हैं, किस चीज में तारीफ कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि मध्य प्रदेश तारीफ लायक है, तब तो बड़ा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में जो हालत है आप सब उससे अच्छी तरह परिचित हैं, और फिर भी अगर उनकी वाहवाही हो रही है तो ये कारण मुझे पता नहीं। कौन सा जादू शिवराज सिंह जी ने किया है मोदी जी पर, मैं नहीं जानता। चलिए जी सिमरतुल जी, सर दो क्वेश्चन। कमलनाथ जी, मृदुल शर्मा, जी मीडिया से हूं मैं, और मेरा दो सवाल है सर मेरे। पहला सवाल तो यह है, अभी लगातार आपने सीडी का जिक्र किया उमंग सिंघार के मामले में, तो आपको लगता है कि सीडी जो हनी ट्रैप का पूरा मामला था उसे लेकर ठीक तरीके से नहीं हो रही है? पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल मेरा सर ये है, क्या नहीं हो रही? इंक्वायरी जांच सर, ये पूरी जो हनी ट्रैप का मामला था इसमें ठीक तरीके से जांच नहीं हो रही है। ये सीडी के चक्कर में हम कोविड की बात करें, मध्य प्रदेश की किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, ये सीडी की ये बैठक नहीं है। मैं एक चाहता हूँ कि आपने कहा ये सीडी है, इसमें मैंने तो साफ कहा है कि आप जुडिशियल इंक्वायरी बना लीजिए, हमारी सहमति से उसका जज कर दीजिए, ताकि ये ईमानदारी की इंक्वायरी हो। क्या परेशानी है? हम कौन सा नाम फ्रांस से ले आएंगे, जर्मनी से ले आएंगे? हम तो कह रहे हमारी सहमति से होए, जो सबको, पूरे प्रदेश को उसमें विश्वास होए। सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार से एक आखिरी सवाल था, क्योंकि कल आपने कहा है तमाम विधायकों को कि वो दो एम्बुलेंस दें अपनी विधायक निधि से, और इस मामले को लेकर बीजेपी के विधायक ने आपकी तारीफ भी की ट्विटर पर, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ स्टंटबाजी कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इनको ये सब चीजें स्टंट लगती है, इसीलिए तो हम इस हालत में हैं कि इन्होंने जीवन में ये स्टंट की राजनीति करी है, और स्टंट की राजनीति से और स्टंट से ही अपनी सरकार बना ली। तो ये स्टंट की राजनीति ही ये समझते हैं, ये सेवा की राजनीति नहीं समझते। माफिया की राजनीति बना ली, स्टंट की राजनीति बना ली। अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप लोगों के साथ, वो उसमें से 80% समय तो कमलनाथ को गाली देने में देंगे, कोविड की बात कम करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, नौजवानों की बात नहीं करेंगे कि आज हमारा कैसे हम अब फिसल रहे हैं, हमारा कैसा मध्यम वर्ग। सबसे बड़ी बात आज इस प्रेस वार्ता में जो मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो हमारा मध्यम वर्ग है, ये कैसे ढकेला जा रहा है निम्न वर्ग में। हमारा निम्न वर्ग जो है कैसे गरीब वर्ग में ढकेला जा रहा है। हमारा गरीब वर्ग जो है ये कैसे भिखारी वर्ग में ढकेला जा रहा है। ये आज इस प्रेस वार्ता का मेरा आप सबसे संदेश है। अब आप सबका और कोई बचा है? सर एक सवाल। अब आप सबका और कोई बचा है? सर एक सवाल। एक क्वेश्चन मैं भी लेना चाहता हूं। एक सवाल। कमलनाथ जी, मेरा सवाल ले लीजिएगा। विजय पाठक जी पूछिए। आपसे मैं जरा, कमलनाथ जी, मैं किसानों के बारे में पूछ रही हूँ। गांव की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, इस अभी अतिवृष्टि के कारण सारे अनाज वो खत्म हो गया है। अभी नई फसल बोने का समय आ गया है। शिवराज जी ने डीएपी के खाद के भाव बढ़ा दिए थे, फिर कम कर दिए थे। अभी सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा है, अब खादों की कालाबाजारी होगी। क्या किसानों के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज तय नहीं होना चाहिए, या खाद की व्यवस्था नहीं होना चाहिए? इसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत सही बात कही है। ये जो खाद है, सोसाइटियों के माध्यम से खाद और बीज मध्य प्रदेश में लगभग 50-55% सोसाइटियों के माध्यम से इसका वितरण होता था। अब इसका पूरा कब्जा व्यापारियों ने कर लिया है। व्यापारियों के घर में देखेंगे सबसे बड़ा झंडा उनका भारतीय जनता पार्टी का होता है हर चुनाव। उनको कैसे लाभ पहुंचे, ये इनकी सोच है। आपको इनका डीएनए समझना है। और ये सबसे ज्यादा प्राथमिकता कि एक तो हुई हमारी कोविड की समस्या। अगर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जो आर्थिक गतिविधि है, विच इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बैठ जाए, हमारे भोपाल के बाजार नहीं चलेंगे। भोपाल के बाजार हों, इंदौर के बाजार हों, कस्बों के